प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि पिछले वीडियो में यानी कि क्लास 9th के केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन के पार्ट 2 में चलते चलते हमने आपसे कहा था कि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक और इसके अलावा गुप्त ऊष्मा के बारे में। उसी क्रम में सबसे पहले हम लोग आज शुरू करेंगे कि वो कौन कौन से कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करने से पहले एक बार हम ये पढ़ लें कि वाष्पीकरण क्या होता है। इसको समझ लें तो इनके कारणों को समझने में बहुत आसानी होगी। एक बार हम लोग फिर से अध्ययन कर लेते हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है। आप एक पात्र में थोड़ा सा कोई लिक्विड ले लीजिए, वाटर ले लीजिएगा, फिर उसको आप हीट करना शुरू करिए। जब उसको आप हीट करना शुरू करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे, वाटर के जो मोलिक्यूल्स होंगे वो धीरे धीरे वायु में मिश्रित होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को दरअसल वाष्पीकरण कहा जाता है। यानी कि इस पात्र में हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हीट करना शुरू करेंगे। जब इसको हम हीट करना शुरू करेंगे तो इन मोलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो गतिज ऊर्जा होगी, वो धीरे धीरे आपकी इंक्रीज होगी। जब इसकी गतिज ऊर्जा इंक्रीज होगी तो गतिज ऊर्जा इंक्रीज होने पर इन मोलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स होगा, जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होगा, वो धीरे धीरे आपका दुर्बल होने लगेगा। जब इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स इतना कम हो जाए, बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, तो जो आपके ये मोलिक्यूल्स होंगे ये धीरे धीरे वायु में मिश्रित होना शुरू हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं वाष्पीकरण। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। इस प्रक्रिया को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं वो आप देखिएगा। सबसे पहला आपका जो कारक होता है वो आपका होता है तापमान, टेम्परेचर। दूसरा आपका जो कारक होता है वो आपका होता है सतही क्षेत्र, द्रव का सतही क्षेत्र। और जो आपका तीसरा कारक होता है वो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। और जो आपका फोर्थ कारक होता है वो होता है आपका वायु की गति। ये चार मेन कारक हैं जो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को वायु में मिश्रित होना ही कहलाता है आपका वाष्पीकरण। इसकी दर को चार कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। पहला आपका होता है तापमान, दूसरा आपका होता है सतही क्षेत्र, तीसरा होता है आर्द्रता और चौथा आपका होता है वायु की गति। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आपका जो टेम्परेचर होता है वो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इधर ये आपका एक बाउल है, आपका कटोरा है, इसमें आपका वाटर भरा हुआ है। जब इसमें मान लीजिएगा इसको हम लोग धीरे धीरे जब हीट करना शुरू करेंगे, जब इसकी एनर्जी, इसकी ऊष्मा जब कम होगी तो मोलिक्यूल्स जो होंगे वो कम मात्रा में वायु में मिक्स होंगे। लेकिन ज्यों ज्यों इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इसके मोलिक्यूल्स होंगे वो अधिक मात्रा में क्या होंगे, वायु में मिश्रित होंगे। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो आपका वाष्पीकरण की दर होगी वो क्या होगी, आपकी बढ़ती चली जाएगी। सिंपल सा एक और उदाहरण आप ले लीजिएगा। एक कटोरे में आप पानी ले लीजिएगा। गर्मी के दिनों में आप देखेंगे कि वो पानी जल्दी वाष्पित हो जाएगा, जाड़े के दिनों में वो पानी आपका बहुत देर में वाष्पित होगा। इसका रीजन क्या है कि गर्मी के दिनों में वातावरण का टेम्परेचर ज्यादा होता है, जबकि जाड़े के दिनों में वातावरण का टेम्परेचर कम होता है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से वाष्पीकरण की जो दर होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, टेम्परेचर, तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर आपकी बढ़ जाती है। दूसरा आपका जो कारण है वो आपका है सतही क्षेत्र। सतही क्षेत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा कोई आपने प्लेट ले लिया आपने, तो जो लिक्विड का जितना भी पोर्शन, ठीक है, इसको आपको टच करता है वो पूरा आपका क्षेत्रफल क्या कहलाता है, सतही क्षेत्र कहलाता है। देखिएगा किस तरीके से आपका जो सतही क्षेत्र होता है वो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है। जितना ज्यादा इसका माउथ ओपन होगा, इसका सतही क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, जब इसका सतही क्षेत्र ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण के लिए प्लेस, स्थान आपका ज्यादा मिलेगा। जब वाष्पीकरण के लिए स्थान ज्यादा मिलेगा तो वाष्पीकरण अधिक मात्रा में होगी। वाष्पीकरण अधिक मात्रा में होने का मतलब यही है कि वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सतही क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जब हमें कपड़े सुखाने होते हैं तो कपड़ों को हम फैला देते हैं। फैला देने से क्या होता है, सतही क्षेत्रफल जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। जब सतही क्षेत्र आपका बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण की क्या हो जाएगी, दर बढ़ जाएगी। जब वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी तो आपका जो कपड़ा है वो जल्दी सूख जाएगा। आप उसी कपड़े को
बिना फैलाए ऐसे ही डाल दीजिए तो सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उसी कपड़े को यदि आप फैला देंगे तो कपड़ा आपका जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आपको चाय पीना हो, आप प्लेट में पीजिए उसको लेकर के, और फिर कप में पीजिए, तो जल्दी किसमें आप पी लेंगे, तो आप प्लेट में जल्दी पी लेंगे। क्यों? क्योंकि प्लेट का क्षेत्रफल क्या होगा, सतही क्षेत्र होगा वो ज़्यादा होगा। जब प्लेट का सतही क्षेत्र ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, ज़्यादा होगी। वाष्पीकरण का मतलब क्या है कि इसका जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ही जल्दी वातावरण में आपका मिक्स हो जाएगा, यानी कि जो ये आपका इसमें हॉट लिक्विड भरा हुआ है वो आसपास से जो कम तापमान है वो अपने अंदर समाहित कर लेगा और अपनी उष्मा उसको ट्रांसफर कर देगा, तो ये आपका जल्दी ठंडा हो जाएगा। उसके अंदर का जो लिक्विड है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको जो आपका हॉट लिक्विड है यानी कि जो गर्म इसमें तरल पदार्थ है उसको हम जल्दी पी लेते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि गर्मी के दिनों में घड़े में रखा जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है। इसका भी क्या रीजन होता है, इसका भी रीजन यही होता है, वाष्पीकरण। ठीक है, और मेन कारण क्या होता है, इसका सतही क्षेत्र। ठीक है, तीसरा आपका क्या होता है, ह्यूमिडिटी अर्थात आर्द्रता। किस तरीके से जो आर्द्रता है वो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। आर्द्रता का मतलब क्या होता है, तो वायु में जो जलवाष्प की मात्रा होती है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है, आर्द्रता किस तरीके से वाष्पीकरण को प्रभावित करती है, जैसे आपने देखा होगा कि जो वायु है वो कभी कभी पूरब की तरफ से चलती है और कभी कभी पश्चिम की तरफ से चलती है। जब वायु पश्चिम की तरफ से चलती है तो शरीर में जो पसीना होता है वो जल्दी सूख जाता है, जबकि जब वायु पूरब की तरफ से चलती है तो पसीना जल्दी नहीं सूखता है। इसका मतलब क्या है कि जब वायु पश्चिम की तरफ से चलती है तो वह वायु आपकी होती है शुष्क वायु, अर्थात इसकी आर्द्रता कम होती है। आर्द्रता कम होने का मतलब इस वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होती है। ठीक है, जब वही वायु पूरब की तरफ से चलती है तो उसकी आर्द्रता अधिक होती है, अर्थात वो वायु कम शुष्क होती है। कम शुष्क का मतलब यही है कि उसमें जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। जब जलवाष्प की मात्रा इधर ज्यादा होगी तो जो शरीर का पसीना है उसका वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो आपका पसीना जल्दी सूखेगा नहीं। जबकि जब वायु शुष्क होगी तो पसीना क्या हो जाएगा, जल्दी सूख जाएगा। कभी कभी धूप ना हो और पश्चिम की तरफ से हवा चले, आप कपड़े फैलाते हैं, देखते हैं कि कपड़ा भी जल्दी आपका सूख जाता है। इसका रीजन यही है कि अगर जो आर्द्रता कम है, वायु आपकी शुष्क है, तो आपका वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर जो आपकी आर्द्रता ज्यादा है या फिर कह लीजिएगा जो वायु है वो कम शुष्क है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, फोर्थ आपका रीजन है वायु की गति। किस तरीके से वायु की जो गति है वो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। तो वायु की गति जितनी ही ज्यादा होगी, जो मोलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड यानी कि जो द्रव के अणु हैं वो उतनी ही जल्दी से, उतनी ही शीघ्रता से वायु में आपके मिश्रित होंगे। ठीक है, वायु की गति कम होगी तो वायु की गति जब कम होगी तो जो मोलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हैं वो वायु में धीरे धीरे मिक्स होंगे। जब धीरे धीरे मिक्स होंगे तो वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा, जल्दी से मिक्स हो जाएंगे तो वाष्पीकरण आपका जल्दी से होगा। यही कारण है कि पंखे के सामने यदि हम कोई कपड़ा फैला दें तो वो आपका सूख जाता है, क्योंकि पंखे की जो वायु होती है उसकी गति ज्यादा होती है। तो जो जलवाष्प के यानी कि जो मोलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड होते हैं वो जल्दी से वाटर यानी कि वायु में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और वो आपका कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले ये कुछ मुख्य कारक थे। पहला आपका टेम्परेचर, दूसरा आपका सतही क्षेत्र, तीसरा आपका आर्द्रता और चौथा वायु की गति। तापमान बढ़ाएंगे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, तापमान घटाएंगे वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। सतही क्षेत्रफल जितना ही ज्यादा होगा वाष्पीकरण उतनी ही शीघ्रता से और उतना ही ज्यादा होगा। सतही क्षेत्र जितना ही कम होगा वाष्पीकरण उतना ही कम होगा। ठीक है, आर्द्रता ज्यों ज्यों आर्द्रता बढ़ती चली जाएगी, ध्यान रखिएगा, आर्द्रता यदि बढ़ जाएगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। अगर जो आर्द्रता आपकी घट जाएगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। वायु की गति बढ़ जाने से आर्द्रता बढ़ जाती है, वायु की गति घट जाने से आर्द्रता आपकी वाष्पीकरण आपकी घट जाती है। ठीक है, वाष्पीकरण हमने आपको बताया कि क्वथनांक से कम ताप पर कोई भी आपका लिक्विड ले लो, उसको गर्म करने पर वो उबले ना, इससे पहले ही उसका जो भी अंश वातावरण में या फिर वायु में मिक्स होने लगता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, वाष्पीकरण। इसको प्रभावित करने वाले ये कुछ मुख्य कारक हो गए। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स वाष्पीकरण के हैं,
कि जब हम हथेली पर पेट्रोल लेते हैं तो आपने देखा होगा कि हथेली पर हमें ठंडक महसूस होती है, शीतलता महसूस होती है। यह भी आपका रीजन है वाष्पीकरण का। इसके अलावा गर्मी के दिनों में शाम के समय आप अपने घरों के सामने पानी का छिड़काव करते हैं ताकि हमें शीतलता महसूस हो। ये सब कुछ कैसे होता है जरा ध्यान दीजिएगा। जब आप अपनी हथेली पर पेट्रोल लेते हैं, ठीक है, तो पेट्रोल का जो क्वथनांक होता है वो कम होता है, बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता है। तो जैसे ही आप अपने हथेली पर पेट्रोल लेते हैं, जो पेट्रोल है वो आसपास की और हथेली की जो उष्मा है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। जब वो उष्मा मतलब इतनी उष्मा ऑब्जर्व कर लेता है कि वो वाष्प में मिक्स हो सके। जब आपके हथेली की उष्मा उस पेट्रोल में समाहित हो गई तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको शीतलता ही तो महसूस होगी, ठीक है। यही रीजन है कि जब हम अपने हथेली पर स्पिरिट लेते हैं, एसीटोन लेते हैं या फिर हम पेट्रोल आदि लेते हैं तो हमें शीतलता महसूस होती है। या फिर गर्मी के दिनों में शाम के समय जब हम अपने घरों के सामने पानी का छिड़काव करते हैं तो हमें शीतलता महसूस होती है। जब हम पानी छिड़कते हैं तो जो पानी है वो आसपास की जो जमीन है या फिर जहां पर पानी पड़ता है उस जगह की उष्मा को वो अवशोषित करके वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब वहां का टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया मतलब हमको शीतलता महसूस होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हैं। कहते हैं कि गर्मियों में सूती के वस्त्र पहनने चाहिए, इससे क्या होगा? गर्मी कम लगेगी। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, पसीना हमारा जल्दी सूख जाता है और जिससे हमको शीतलता महसूस होती है। इसके अलावा जब दिन गर्म हो और शुष्क हो तो कूलर जो है वो ज्यादा ठंडक प्रदान करता है, ठीक है। ये सब कुछ रीजन है, कुछ आपके कह लीजिएगा कारण है या फिर कुछ अच्छे से एग्जाम्पल हैं किसके? वाष्पीकरण के, ठीक है। तो ये आपका वाष्पीकरण हो गया। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारक हो गए और वाष्पीकरण के कारण कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके हो गए, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो उष्मा कोई भी लिक्विड ऑब्जर्व करके वाष्प में परिवर्तित होता है या फिर जो उष्मा कोई भी लिक्विड प्राप्त करके सॉलिड में कन्वर्ट होता है उस उष्मा को क्या कहते हैं? यह कितने प्रकार की होती है? तो आइए देखते हैं कि वो उष्मा क्या कहलाती है जो किसी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। मान लीजिएगा हम बर्फ ले लें, ये आपका बर्फ है, आइस हो गया आपका। अब ये क्या होगा? इसका टेम्परेचर आप जानते हैं कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। इसको आप हीट करिएगा, जब इसको आप गर्म करेंगे तो इसका टेम्परेचर तब तक 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा जब तक कि यह जो आपका आइस है वो पूरी तरीके से जल में, वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। जब ये वाटर में कन्वर्ट पूरी तरीके से हो जाएगा तभी इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, अन्यथा इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। एक और एग्जांपल, आप वाटर को बॉयल करिएगा, इस पात्र में आप वाटर ले लीजिएगा, इसको आप बॉयल करिएगा, इसका टेम्परेचर तब तक 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होगा जब तक कि इसमें से जो वाटर है वो सारा का सारा वाटर है वो वेपर में, वाष्प में परिवर्तित ना हो जाए। इसका मतलब यह है कि अवस्था परिवर्तन के दौरान किसी भी पदार्थ का तापमान जो है वो बदलता नहीं है, वो अपरिवर्तित रहता है तब तक जब तक कि वह पदार्थ किसी दूसरी अवस्था में पूरी तरीके से परिवर्तित ना हो जाए। तो इस बर्फ को हमने थोड़ा सा हीट किया, हीट करने पर मान लो हीट क्या, कह लीजिए सीधे उष्मा दिया इसको हमने, ठीक है, इसको हमने हीट किया अर्थात उष्मा की आपूर्ति की हमने। तो ये धीरे धीरे किसमें चेंज होने लगा? ये धीरे धीरे वाटर में आपका चेंज होने लगा। जब ये वाटर में चेंज होने लगा तो जब ये पूरी तरीके से वाटर में चेंज हो जाएगा तब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होना शुरू होगा। तब तक इसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उष्मा तो हमने दी है ना, अगर जब उष्मा ना देते तो क्या ये बर्फ जल में परिवर्तित होता? नहीं होता। लेकिन इस उष्मा आपूर्ति के दौरान भी टेम्परेचर में कोई इंक्रीजिंग हुई तो नहीं हुई, ठीक है। टेम्परेचर यहां भी 0 डिग्री सेल्सियस और जब तक ये बर्फ पूरी तरीके से जल में नहीं बदला तभी टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। उष्मा हमने इसकी आपूर्ति की तो ये उष्मा कहां गई? ये उष्मा इस बात में काम आई, यानी कि ये उष्मा काम आई इस बर्फ को जल में बदलने में। अब बर्फ आप जानते हैं किस अवस्था में होता है? ठोस। और जल किस अवस्था में होता है? द्रव। यानी कि ये सारी की सारी जो उष्मा है वो ठोस को किस में बदलने में चली गई? द्रव में, अर्थात अवस्था परिवर्तन में चली गई। तो वह उष्मा जो किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन हेतु उत्तरदायी होती है उसे हम लोग कहते हैं गुप्त उष्मा अर्थात लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब ये होता है छिपी हुई या फिर गुप्त उष्मा। ये उष्मा दिखाई नहीं देती है, ठीक है, लेकिन अवस्था परिवर्तन के लिए ये उष्मा उत्तरदायी होती है। इसे हम लोग बोलते हैं गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा दो तरह की होती है, एक आपकी होती है गलन की गुप्त उष्मा
एक आपकी होती है फर्स्ट इज गलन की गुप्त उष्मा, और जो आपकी सेकंड है उसे हम लोग बोलते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा। उष्मा यहां से देखा जाए गुप्त उष्मा तो दो प्रकार का हो गया, एक आपका गलन की गुप्त उष्मा, गलन से आप परिचित हैं, इसके पहले वाले वीडियो में आपको समझाया था कि गलन क्या होता है, यानी कि ठोस का द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है, आपका गलन कहलाता है। तो गलन की गुप्त उष्मा क्या है, ध्यान दीजिएगा, आप 1 kg बर्फ ले लीजिए, 1 किलोग्राम आप बर्फ ले लीजिएगा, टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और बर्फ का वेट कितना रहेगा 1 kg, और प्रेशर की बात करें तो 1 एटीएम, एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, ये प्रेशर अर्थात दाब का मात्रक होता है, काय का मात्रक होता है, ये दाब का मात्रक होता है, ठीक है। तो एक वायुमंडलीय दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 किलोग्राम बर्फ को जब हम लिक्विड में चेंज करेंगे, वाटर में चेंज करेंगे, तो हमें उष्मा कुछ लगानी पड़ेगी, उस उष्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, गलन की गुप्त उष्मा। यानी कि ठोस को द्रव में बदलने के लिए टेम्परेचर उसका कितना रखना है, कांस्टेंट, जितना है उतना ही रहेगा, उसका वेट कितना होना चाहिए 1 kg, और प्रेशर कितना होना चाहिए 1 एटीएम, तो जो उष्मा आपको लगानी पड़ेगी उस उष्मा को हम लोग बोलते हैं गलन की गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा अवस्था परिवर्तन की ही उष्मा होती है। तो आप सॉलिड को चेंज करिएगा लिक्विड में, ध्यान रखिएगा वेट कितना होना चाहिए 1 kg, प्रेशर कितना होना चाहिए आपका 1 एटीएम, एक वायुमंडल, तब जो आपको उष्मा लगानी पड़ेगी उस उष्मा को हम लोग बोलते हैं गलन की गुप्त उष्मा। बर्फ की बात करें तो 1 किलोग्राम बर्फ को 1 किलोग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर और इतने प्रेशर पर लिक्विड में चेंज करने के लिए 3.34 इंटू 10⁵ जूल उष्मा की आवश्यकता होती है। यानी कि 1 किलोग्राम बर्फ को वाटर में चेंज करने के लिए 3.34 गुणे 10⁵5 जूल उष्मा की आवश्यकता होती है। अर्थात बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा की हम बात करें तो 3.34 गुणे 10⁵5 जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है, इतनी आपकी होती है गलन की गुप्त उष्मा, किसके लिए, बर्फ के लिए। अब बात करते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा। वाष्पन की गुप्त उष्मा, वाष्पन आप समझते हैं किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। यानी कि आप 1 kg ले लीजिएगा लिक्विड, कोई भी द्रव आप 1 kg ले लीजिएगा, फिर एक बार हम कह रहे हैं आपसे टेम्परेचर जितना, तो टेम्परेचर में कोई चेंजिंग ही नहीं होनी है, वो तो उतना ही रहेगा जितना कि लिक्विड का है, तब तक जब तक कि वो पूरा लिक्विड वेपर में चेंज ना हो जाए तब तक, ठीक है। तो 1 किलोग्राम द्रव को 1 एटीएम दाब पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग बोलते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा, ठीक है। अगर जो 1 किलोग्राम हम जल ले लें, उसको अगर जो हम लोग चेंज करें वाष्प में, तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, हमें उष्मा देनी पड़ती है 22.5 इंटू 10⁵ जूल। यानी कि लिक्विड के लिए, जल के लिए, ठीक है, जल के लिए वाष्पन की गुप्त उष्मा कितनी होती है 22.5 गुणे 10⁵5 जूल। अब 1 किलोग्राम के लिए होती है तो प्रति का लिख देंगे आप, केजी लिख देंगे, यह आपकी होती है वाष्पन की गुप्त उष्मा। एक और बात, जैसे मान लीजिएगा बर्फ को हमने किस में बदल दिया, जल में, बर्फ को हमने चेंज किया जल में, तो हमें कितनी उष्मा लगानी पड़ी, हमें उष्मा लगानी पड़ी 3.34 इंटू 10⁵5 जूल, ठीक है। अगर जो इस जल को फिर से हम बर्फ में चेंज करें तो हमें इतनी एनर्जी इससे लेनी पड़ेगी, इतनी उष्मा हमसे इससे लेनी पड़ेगी। जब जल से इतनी उष्मा हम निकाल लेंगे तब ये जो आपका जल है वो किस में चेंज हो जाएगा, बर्फ में चेंज हो जाएगा। यानी कि जब जल बर्फ में चेंज होता है तो इतनी ही उष्मा बाहर निकलती है। इसी तरीके से जब आपका जो वेपर है, जो गैस है, आपका भाप है, उसको जब हम फिर से वाटर में चेंज करेंगे तो इतनी उष्मा फिर से आपकी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया गलन की गुप्त उष्मा और ये आपका हो गया वाष्पन की गुप्त उष्मा। इस तरह से देखा जाए तो फर्स्ट लेसन के जो मेन टॉपिक्स थे वो आपके फिनिश होते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सेकंड चैप्टर की बात करेंगे और जो आपके अब यूनिट टेस्ट होने वाले हैं वो यूनिट टेस्ट जितने भी वीडियोस बन चुके हैं, ठीक है, उन सभी से होगा। ये नहीं है कि जो हो चुका वो हो चुका, इनसे भी होगा, जो पूछे जा चुके हैं उनसे भी होगा। इसलिए बहुत आवश्यक हो गया है कि आप सारे वीडियोस का अध्ययन करें और हो सकता है कि इस बार का जो ये ऑनलाइन टेस्ट, यूनिट टेस्ट हो वो कॉलेज में भी हो सकता है। इसलिए आप लोग विधिवत अध्ययन करते रहें, वीडियोस को देखते रहें, नोट्स अपने तैयार करते रहें, ठीक है। वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं ये आप जरूर बताएं।